हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने सवालात अपने एनालिस्ट के सामने रखें, एक अच्छी खबर जो आप सबसे हम शेयर करना चाहते हैं। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA के हवाले कर दी गई है। इस पर हम तमाम पाकिस्तानी और ख़ासकर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, जिन्होंने बड़ी काविशें की और बड़ी देर से वो इस बारे में ट्वीट्स भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर सरगर्म थे और बता रहे थे कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो फाइनली अब वो मरहला ख़त्म हो के उसको एक शक्ल मिल गई है और लोग इसको यूज़ भी कर सकेंगे। मोर पावर टू पाकिस्तान जी। और सवाल अब हमारा पहला कुछ यूँ है कि 18वीं तरमीम पर हमने बात करनी है और ओवर द वीकेंड सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुफ्तगू करते हुए इससे मुतल्लिक ये कहा कि 18वीं तरमीम नज़र-ए-सानी से बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबे में इख्तलाफात चलते रहते हैं, वसाइल की तकसीम पर इख्तलाफात तो मामूल की बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस तरमीम का खात्मा सूबों के हुकूक सल्ब करने की कोशिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ का मतलब विफाक पर हमला होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईने पाकिस्तान में की गई 18वीं तरमीम में तब्दीलियों की ख्वाहिशमंद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन में मौजूद कई जमातें इसके खिलाफ हैं। इस ज़िम्न में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को मद्देनज़र रखते हुए अपना बुनियादी सवाल हमारे एनालिस्ट से कुछ यूँ है आज का कि क्या अपोजिशन की जानिब से 18वीं तरमीम पर गुफ्तगू के मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। वैसे तो हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रीमा उमर साहबा, हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले रीमा, आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी। क्या आपको लगता है क्या हो जाएगा तरमीम से? ऐसा क्यों तासुर लिया जाता है कि अगर तरमीम की गई तो सूबों से उनके इख्तियारात, उनके हुकूक ही छिन जाएंगे? शुक्रिया अलीना। एक कॉन्टेक्स्ट है, जब हम इस तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, इस तरह के बयानात देखते हैं, तो वो कोई आइसोलेशन में तो नहीं होते। बहुत बार हमने देखा है हर 4-5 साल बाद, पिछले जब से 18वीं तरमीम पास हुई है, तो ये डिबेट छिड़ जाती है कि सूबों के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है, वो वापस फेडरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास आने चाहिए। फजूल की क्रिटिसिज्म होती है जो मेरा ख्याल है फैक्ट बेस्ड भी नहीं होती, और ओवरऑल एक हमला समझा जाता है इसको फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में। और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमारी तारीख, हमारा कॉन्टेक्स्ट दिखाती है कि ये जो सस्पिशन है, ये इसके पीछे बुनियाद है, ठोस बुनियाद है। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इसलिए जो छोटे सूबे हैं वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। आज NDMA के चेयरपर्सन कह रहे थे कि कोरोना वायरस के बाद हमें पता लगा है कि 18वीं तरमीम में कितने मसाइल हैं, और वही एक हर्डल है हमारी जो कोशिश है कोरोना वायरस को बैटल करने की। तो हर चीज़ का जो स्केपगोट है वो 18वीं तरमीम को बना दिया जाता है। मेरा ख्याल है ये गलत है। अब ऑफ कोर्स अब ये भी बात है कि हर कोई, कभी प्रेसिडेंट साहब, कभी कोई PTI के बुज़रा, वो ये बात कर देते हैं कि 18वीं तरमीम में जो है चेंजेस होने चाहिए, लेकिन कोई ठोस रखे ना प्रपोजल कि किस चीज़ को उन्होंने तब्दील करना है, क्यों करना है, फिर उस पर बहस होगी। इस तरह की स्टेटमेंट्स में तो मेरा ख्याल है जो कंसर्न है छोटे सूबों का वो जायज़ है। लेकिन एक और बात अक्सर ये कही जाती है अब 18वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चेंजेस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें मेरी नज़र में एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल बहस है, वो है कि किस हद तक पार्लियामेंट आइन को बदल सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो 21st अमेंडमेंट है, उसमें जो एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था जो सेलिएंट फीचर्स हैं आइन के, जो उसका बुनियादी ढांचा है, उसको पार्लियामेंट भी तब्दील नहीं कर सकती। और ये भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कई साल पहले ये फैसला किया था, और वहाँ पे भी यही प्रिंसिपल है। मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी इम्पोर्टेंट बहस है कि अगर आप, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों में कहा है जो फेडरलिज्म है वो हमारे आइन का एक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, साथ आज़ाद अदलिया भी और इंसानी हुकूक, इस तरह भी की कुछ बातें। तो अगर आप 18वीं तरमीम को तब्दील करेंगे और वो जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील करेंगे, तो एक लीगली ये भी डिबेट उठ सकती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करेगी। तो मेरा ख्याल है ये बात है। और जो पहले भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते जब ये डिस्कशन हुई, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा डेवोल्यूशन में है। ये हमारा इस डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए। हमारे जैसा मुल्क जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर और कमज़ोर सूबे और लोकल गवर्नमेंट्स उस पर नहीं चल सकते। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, हतमी तो कोई चीज़ नहीं, अगर इस्लाहात की ज़रूरत है तो फिर टची क्यों है इस मामले पे इतनी अपोजिशन, खासकर पीपल्स पार्टी? देखिए, नीयत का मसला है। अभी जिस तरह रीमा बात कर रही थी कि एक बैकग्राउंड है, एक माजी में ये चीज़ें होती रही हैं। माजी में सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है,
और मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने की बुनियादी वजह भी सूबाई खुद मुख्तारी का ना होना है, फेडरेटिंग यूनिट्स को उनके हुकूक ना देना है। ये तो एक बात है, लेकिन वही जिस तरह अभी रीमा कह रही थी कि आप कोई ठोस तजावीज़ तो लाएं कि आप 18वीं तरमीम में कौन सी तरामीम चाहते हैं, कौन सी। ज़रूर हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी, एक मरतबा फिर ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो 21 तरामीम हुई हैं उनमें 18वीं तरमीम वाहिद तरमीम है जिस पे 9 महीने तक जो है वो डिस्कशन हुई है। उन सारी पार्लिमानी पार्टियों ने, उनके पार्लिमानी पार्टियों के पार्लिमानी इजलास में उस पर एक एक क्लॉज वाइज हुआ है। और यही नहीं बल्कि उसके बाद इश्तिहारात दिए गए हैं, उस पर कोई 900 एप्लीकेशन आम सिविल सोसाइटी दीगर अफराद की तरफ से गई उस कमेटी को, उस पर डिस्कशन हुआ। फिर जब ये पूरी जो तमाम पार्टीज ने मिल के तरमीम बनाई, फिर क्लॉज वाइज पार्लियामेंट में इसको उठाया गया, ऑब्जेक्शन इनवाइट हुए, क्योंकि सबका कंसेंसस था, लिहाजा इस पे बहस नहीं हुई। वो बहस पहले ही हो चुकी थी। एक तासुर ये दिया जाता है कि जी 18वीं तरमीम पे बहस नहीं हुई। ज़रा पूरी प्रोसीडिंग उठा के देख लें, उस कमेटी की उठा के देख लें, उनकी अपनी सेंट्रल कमेटीज़ की उठा के देख लें, तो इस पर मेरा ख्याल है और किसी तरमीम पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है जितनी 18वीं तरमीम पे हुई है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसका एक और पहलू है जहां अपोजिशन कमज़ोर पड़ती है। 18वीं तरमीम आप सिर्फ मरकज़ से सूबों पे आके रुक क्यों जाते हैं? क्या 18वीं तरमीम में सूबों से मकामी हुकूमतों तक इख्तियारात की बात नहीं की गई है? तो क्या वजह है कि सूबे मकामी हुकूमतों को इख्तियार देने को तैयार नहीं हैं? आप मरकज़ से तो मांग रहे हैं, एक 18वीं तरमीम की एक क्लॉजेस को तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जहां सूबाई हुकूमतों से लोकल गवर्नमेंट्स तक बात जाती है वहां सब के सब रुक जाते हैं, सारी सूबाई हुकूमतें रुक जाती हैं, कोई भी लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियार देने को तैयार नहीं होता। तो इन टोटो तो जो अपोजिशन का जो फियर है वो तो जायज़ है, क्योंकि ये जिस तरह कभी कोई वफाकी वजीर उठ के खड़ा हो जाता है। देखिए, बुनियादी जो उनको अंदर से चीज़ जो है वो उनकी कंसर्न है, जो वो ये है वो एजुकेशन है। वो ये समझते हैं कि सिलेबस में सूबाई हुकूमतें अपना अपना, क्योंकि इसमें अगर सिंध ने या खैबर पख्तूनख्वा ने या बलूचिस्तान ने जमहूरी तहरीकों का जिक्र कर दिया अपने सिलेबस में, अगर हमने कहीं जमहूरियत के कुछ चैप्टर्स इंक्लूड कर लिए तो ये तो हमारा जो है इशू बन जाएगा। अगर हमने आज़ादी इज़हार और आज़ादी राय के चैप्टर्स इशू कर लिए तो ये हमारा इशू बन जाएगा। तो तजावीज़ लेकर आएँ कि ये चीज़ें 18वीं तरमीम में हमें चाहिए, पेश करें, उस पर डिस्कशन करें। डिस्कशन में तो कभी भी कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, हसन निसार साहब। लेकिन सच्ची बात है, मैंने तो तब भी लिखा था कि ये बेसिकली चंद मखसूस सवालों से एक वारदात है। और ये जो आपका सवाल है कि किसी आइनी तरमीम पे, आइनी गुफ्तगू को आइन पे हमला तस्वुर करना, ये तो एकेडमिकली गलत है, ये तो टेक्निकली गलत है। डिबेट है, करके देख लो दोबारा। हमें किसी ने बुलडोज तो नहीं कर देना ना आके। और ये कोई आसमानी सहीफा है। और पहले आइन का इस मुल्क में कितनी इज्जत, कितना एहतराम हो रहा है, पहले कितना होता रहा है, आज कितना हो रहा है। ये मेरे पास ही पड़ी है कोई आइन की किताब, पढ़ के सुनाना शुरू कर देता हूँ आपको। ये इत्तेफाक से ये सामने रखी है, इसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो अभी नखरा ना करें, डिबेट कर लें बस, और क्या है। बाबर सत्तार साहब, बात तो बिल्कुल हसन निसार साहब सही कह रहे हैं। ठीक है, आइन तो है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंटेशन में जो खामियां हैं उसकी वजह से हम सही तरह समझ नहीं पाते हैं, या आइन की रूह उस तरह से इम्प्लाई नहीं होती है, तो इसलिए लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए नहीं होते, तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए होते हैं क्योंकि एक हमारा माजी है। मज़हर साहब ने बात की, रीमा ने उस पर बात की। पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस रही हैं उसमें से एक बेसिक फॉल्ट लाइन हमारा सेंटर प्रोविंस डिवाइड रही है, एक फॉल्ट लाइन सिविल मिलिट्री रही है, एक फॉल्ट लाइन जो हमारी मज़हब के इशूज़ हैं वो रही है। ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जिसने हमारी रियासत और सिटीज़न के दरमियान गल्फ को बढ़ाया है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 18वीं तरमीम की डिबेट होती है, जो पहले भी हुई इस कॉन्टेक्स्ट में हुई,
ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में हुई। उसके बाद जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस जैसे फील करते हैं, बेशक वो बलूचिस्तान हो, बेशक वो सिंध हो, बेशक वो केपी हो, वहाँ से ये हमेशा से ही जो वसाइल हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात होती रही और प्रायोरिटीज के ऊपर बात होती रही कि अगर रियासत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो वसाइल फेडरेटिंग यूनिट्स को नहीं देना चाहती, तो इसका मतलब है कि वो वसाइल अपने सिटीजन्स को नहीं देना चाहती, क्योंकि जो सूबे हैं उन्होंने फिर वसाइल कैसे इस्तेमाल करने। इसके ऊपर की क्रिटिसिज्म ये है कि जब आप अपना डेट रिलीफ डेट का वापस कर देते हैं पैसा और डेट रीपेमेंट्स करते हैं और उसके बाद आप अपना डिफेंस बजट करते हैं, तो उसके बाद आपके पास वफाकी हुकूमत को पैसे देने के लिए नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं कि तरमीम क्या होनी चाहिए? तरमीम ये होनी चाहिए कि जो वसाइल आप सूबों को दे चुके हैं वो उनसे वापस ले लें, ताकि आपका डिफेंस बजट भी अफेक्ट नहीं हो, आपकी डेट रीसर्विसिंग भी अफेक्ट नहीं हो और फिर भी फेडरल गवर्नमेंट के पास मजीद पैसे हैं। सो बुनियादी बात यह है कि ये कितनी देर तक आप चलाएंगे इस तरह से, कितने वसाइल आप वापस ले लेंगे। और सो क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रही है कि आप जब तक अपनी बुनियादी तरजीहात को तब्दील नहीं करेंगे कि इस रियासत और उसके आम सिटीजन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो आप इस इशू का कोई हल नहीं निकाल सकते। ये पैसे थोड़ी देर के लिए वापस ले लेना, हो सकता है 4-5 साल बजट की बैलेंसिंग थोड़ी सी आसान हो जाए, फिर मसला यही आएगा। और तो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जरूर इसके ऊपर डिबेट कर लें, लेकिन फिर दोनों साइड्स की बातें खुल के सुननी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि प्रो 18वीं तरमीम वाले डिबेट करें तो आप कहें हाँ इनकी तो बात सुन लें क्योंकि आसमानी सहीफा नहीं है, लेकिन जब उसके क्रिटिक्स बात करें तो आप कहें जी इनकी बात तो सुन नहीं सकते क्योंकि ये हसास चीजों के बारे में बातचीत करें। लेजिट मुनीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी जो लीगल एस्पेक्ट था वो तो बखूबी रीमा उमर साहिबा ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया, तो अच्छे पर्टिनेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए। जो बात कम अज़ कम मेरी दानिश में, मैं थोड़ा सा जो अपनी दानिश के मुताबिक जो इसकी पॉलिटिकल साइड है उसको अगर हम डिस्कस कर पाएँ, ऑब्वियसली एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही हम कर सकते हैं। देखिए, ये बात जो अभी बाबर साहब भी कर रहे थे इसके अंदर वज़न मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये मसला ऐसा है कि अब ये चल रहा है और एवर सिंस 18th अमेंडमेंट इट्स बीन अबाउट लाइक एक डेकेड हो गया है, 2010 में हुई थी। उसके दौरान भी मैं फ्रैंकली एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड लॉ, मुझे तो उस वक्त भी बड़ा एतराज़ था कि मुस्लिम लीग नून के किरदार के ऊपर, ख़ास तौर पे जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मामला गया कि जी आप पहले अदलिया के पास ले जाएंगे पूरी तरमीम और वो डिसाइड करेंगे कि जी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और फिर आपको याद होगा कि 19वीं तरमीम लाई गई, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे, तो मैं तो उस एक्सरसाइज के भी बड़ा ख़िलाफ़ था बहसीत एक पाकिस्तानी की। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, आप ख़ुद अपनी जो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है या सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट है, आप उसको ख़ुद फारग कर रहे हैं। बहरहाल जो ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा मुल्क एक कैश स्टार्व्ड कंट्री है, हमारा हर बजट डेफिसिट का बजट होता है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे मसाइल हैं जो कि शायद किसी एक फोरम के ऊपर या किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं हो सकते। तो मेरी दानिश में तो एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर बिटवीन, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये शायद कुछ थोड़ा इट मे साउंड लाइक अ कॉर्नी जोक, बट एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए कम अज़ कम कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जहाँ जहाँ पर ग्रीवेंसेस मौजूद हैं वहाँ पर बैठकर बात हो जाए कि अगर मुल्क चलाना है तो आपने किस तरह चलाना है। जहाँ तक एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की या एक नए इमरानी मुआहदे की बात, जो कि बहुत से हमारे एनालिस्ट भी ये बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो उस स्टेज पे आने के लिए भी हमें बहसीत रियासत बड़ा मैच्योर होना पड़ेगा कि हम पहले ये बात अप्रीशिएट करें कि इस मुल्क के अंदर जो एक आम इंसान के साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ रियासत का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसको री-इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, उसको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अभी तो हम इन चीज़ों पर लड़ भिड़ रहे हैं कि किसको क्या ज़्यादा मिल गया, किसको क्या कम मिल गया, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड भी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो प्रॉब्लम तो है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम समवेयर। इशू ये है कि आपने उसको एड्रेस किस तरह करना है। अभी तो डैगर्स ड्रॉन है, हर दोनों साइड्स बड़े जेलसली गार्ड करती हैं अपने आर्गूमेंट्स को। सो मेरी ओपिनियन के अंदर तो इट्स हाई टाइम कि कम अज़ कम इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट हो, और उसके लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से निकल कर आप किसी जगह अगर बात करना चाहें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तो वो बात करें, क्योंकि अगर मुल्क चलाना है तो फिर इस तरह लड़ भिड़ कर तो चलेगा नहीं। शायद कुछ गुंजाइश
बोथ साइड्स निकालनी पड़ेगी आपको। और बड़ा अहम है कि तमाम फरीकैन जो भी इन्वॉल्व हो उसमें वो खुले दिल और खुले जहन के साथ इस डिबेट में शिरकत करें। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम अपना दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। ओवर द वीकेंड खबर ये आई कि चेयरमैन एफबीआर दोबारा से तब्दील कर दिए गए हैं। अब हुकूमत की जानिब से 23 महीनों में अहम सरकारी ओहदों पर पै दर पै तब्दीलियां की जा रही हैं, जिनमें आईजी पंजाब और चेयरमैन एफबीआर की 5 बार की गई तब्दीलियां भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने से कबल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बार बार की गई तब्दीलियों से तरक्की का अमल रुक जाता है, और इसके अलावा वो बेहतरीन टीम का दावा भी कर चुके हैं। हाल ही में कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के जो तब्दीलियाँ हुई हैं उनका भी जिक्र किया। साथ ही साथ जो PIA का मामला था उसके 11 सालों में 10 चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तब्दीली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यही मौक़िफ़ था कि अगर किसी टीम के कप्तान को बार बार तब्दील किया जाए तो उससे टीम की कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। ताहम इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के दौर में महज 23 माह के दौरान बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। अब इन तब्दीलियों ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। तो इस पर आज का हमारा सवाल, बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब के इस बयान के बावजूद अहम ओहदों पर इतनी तेज़ी से जारी तब्दीलियों की वजह क्या नज़र आती है? ओपन ऑप्शन है, वैसे जनरल कमेंट कर सकते हैं। हसन निसार साहब। पहली बात तो यह है कि आपने तब्दीलियों की तकरार कर दी है। भाई तब्दीलियों का ही तो उन्होंने वादा किया था। ये तो वो छोटी छोटी वजारतों में ढेर सारी तब्दीलियां ले आए हैं। अच्छा अगली बात यह है कि सियाने हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि अल्लाह किसी को डांग नहीं मारता, आसमानों पे बैठे बैठे उनकी बंदे की मत मार देता है। बुनियादी बात यह है कि अगर आपको घुड़सवारी आती नहीं तो भाई घोड़ा कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और आखिरी बात, हुकूमत और अवाम में मुकाबला है हमेशा से जल्दबाजी का, खास तौर पे इस हुकूमत के हवाले से। ये रातों रात कुछ कबूतर निकालना चाह रहे हैं हैट से, ऐसा होना नहीं। तो इसलिए मार पे मार खाएं और खाते चले जाएंगे। ये बड़ा स्लो मोशन में जाने वाला है। ये मुल्क वहां पहुंच गया है जहां बहुत ज्यादा सब्र जब्त तहम्मुल की जरूरत है। ये मौजे मुझे नहीं होने, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये इस चक्कर में है। ठीक है, रीमा उमर साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो PTI की अपनी कहानी है वो उसकी जिम्मेदार। PTI की कहानी क्या थी, जैसे अभी हसन निसार साहब कह रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि हम आएंगे पावर में, कोई मुल्क को चलाना मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारी जो पिछली हुकूमतें हैं वो करप्ट थी इसलिए मुल्क नहीं चल रहा था, यहाँ इमरान खान साहब लीडरशिप में होंगे, लोग उन्हें देख के अपने टैक्सेस दिया करेंगे, बाहर जो पैसे रखे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे, और क्योंकि इमरान खान साहब सादा ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा बजट का जो इशू है वो भी बैलेंस रहेगा। तो उनकी तो ये सादा सी कहानी थी और उन्होंने ये ख्वाब दिखाए कि रातों रात जो है मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। लेकिन गवर्नेंस बहुत मुश्किल काम है और मेरा ख्याल है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनकी जो कहानी थी वो हमें धोखा देने के बराबर थी। इसलिए वो स्केपगोट्स ढूंढते हैं और वो यही है कि इस शख्स की ब्यूरोक्रेट्स में तब्दीली लाना ब्यूरोक्रेसी में आसान उनको लगता है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने अपने वोटर्स को धोखा दिया पहले जो वो बातें करते थे उससे। और गवर्नेंस बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, बहुत होमवर्क की ज़रूरत है और कुछ अनपॉपुलर फैसले लेने की भी ज़रूरत है। तो मेरी नज़र में तो ये है कि इसलिए उनको आसान लगता है कि बस तब्दीलियां करते रहे, लोगों को लगेगा हाँ उनकी जिम्मेदारी थी और अब कुछ तो हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ एक्चुअली सब्सटैंटिवली फर्क पड़े। ठीक है, आपको लगता है कि लोगों को ऐसा तासुर जाएगा तब्दीलियां करने से कि शायद कुछ हो रहा है? अब मुनीब, लेकिन वज़ीर आज़म तो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपनी टीम के हवाले से, इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे मेरे पास जो टीम है वो बेहतरीन टीम है और ये तब्दीलियाँ लेके आएगी। अब ऐसा कुछ ना हुआ, अब वो देख रहे हैं कि बार बार शायद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं ये रद्द-बदल करके, क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपको शायद समझ नहीं आई, वज़ीर आज़म ठीक ही तो कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी और तब्दीलियाँ लेकर आएगी। तो सबसे बड़ी तब्दीली तो वो टीम ये करती है ना कि ख़ुद को तब्दील कर देती है, अपनी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। तो इससे बड़ी तब्दीली आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत से? देखिए, बात यह है कि अभी हसन निसार साहब तो खैर उन्होंने इसके ऊपर जो तज्ज़िया था उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो बातें जनाब इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद फरमाया करते थे
अभी भी कई दफ़ा वो फरमाते हैं वज़ीर आज़म साहब, उसके सिर्फ एक बात एवरी टाइम ही स्पीक्स, एक बात कंफर्म हो जाती है कि उन्हें जो एक बड़ा जिसे कहा जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस वो भी नहीं है, वो उससे भी फारग हैं। मतलब उनको नहीं पता, वो हर कोई आके उनका विजन डिफेंड करता रहता है। देखिए विजन तो किसी का भी बहुत अच्छा हो सकता है, विजन तो बहसीत पाकिस्तानी आपका बहुत अच्छा हो सकता है, हसन निसार साहब का विजन बहुत अच्छा हो सकता है, रीमा उमर साहिबा हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, मजहर साहब हैं, हर एक का विजन, हर कोई चाहता है पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हों, मुल्क अच्छे रास्ते पर चले। दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन जिनको इक़्तिदार मिला है, मसला ये है कि वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ब्रीफ सी बात आपको कोट करूँगा, मुझे इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, आई बिलीव इट वाज टोनी ब्लेयर, उनको कोट किया जाता है कि वो जब बायोग्राफी अपनी शायद प्रॉबेबली उनकी आई तो उसमें जो एक बेसिक लाइन थी वो ये थी कि उन्होंने जो उनके बारे में बताया गया और कि ही वॉज ओनली टोल्ड हाउ टू सीक पावर, ही वॉज नेवर टोल्ड हाउ टू गवर्न। ये दोनों चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। इनकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, एक तो है कि इक़्तिदार में आना, लड़ भिड़ के एडजस्टमेंट्स करके अपने उसूल विजन हर चीज़ के ख़िलाफ़ जाकर, एक बात है कि फिर आपके पास बेसिक स्किल होगा आपने गवर्न किस तरह करना है। ये क्रिकेट टीम नहीं थी जो इमरान खान साहब ने चूज़ करनी थी, वो चूज़ करनी होती तो यकीनी तौर पर मुल्क बहुत अच्छा चल रहा होता। आप देख लीजिए अपने पोस्टर बॉयज़ से लेकर यहाँ तक फिर इतने लोगों को चेंज करना, सिर्फ इससे एक ही बात सामने आती है ना कि आपके पास वो बेसिक स्किल है ही नहीं, वो मैटर है ही नहीं जिससे आपने लोगों को देखना है कि यार इस बंदे के अंदर ये कॉम्पिटेंस है, इससे मैंने ये काम लेना है, इससे मैंने ये काम लेना है। बारिंग फ्यू एग्जाम्पल्स दैट वी हैव इन दी कैबिनेट। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मुनीब, ये मज़हर अब्बास साहब के पास लेके चलते हैं। मज़हर साहब, मुनीब साहब समझते हैं कि जो विजन या आइडिया और एक्चुअल गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान में फ़र्क है, उसकी वजह से हो रहा है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि वज़ीर आज़म को इदराक होते हुए भी वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कहीं हो रही हों तो इसका मतलब है कुछ तब्दील नहीं हो रहा। और सिविल सर्विस के कुछ बुनियादी उसूल हैं, राइट पीपल एट द राइट प्लेस और टेन्योर ऑफ ऑफिस। और राइट पीपल एट द राइट प्लेस को सप्लीमेंट करता है टेन्योर ऑफ द ऑफिस, कि जो ऑफिस का टेन्योर है। और तीसरी बात ये कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन ना हो, क्योंकि एक्सटेंशन करप्शन को लीड करती है। कि अगर आप किसी आदमी को जो है एक जगह पिछले 15 साल से लगाया हुआ है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो बुनियादी तौर पे नए जो ऑफिसर्स आते हैं उनको जो पोस्टिंग्स मिलती हैं, तो टेन्योर ऑफ ऑफिस। और दूसरी बात, पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरी और गालबन इतने ही आईजीज़ तब्दीली का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ एक आदमी को तब्दील करना था, ये कुछ तब्दीली नहीं आती, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब था। चीफ मिनिस्टर पंजाब को आप तब्दील करते तो आपको 5 चीफ सेक्रेटरीज नहीं लगाने पड़ते, आपको 5 आईजीज़ नहीं, 4 या 5 आईजीज़ नहीं लगाने पड़ते, आपको इतनी हिलजुल नहीं करनी पड़ती जितनी हिलजुल आप कर रहे हैं। तो अब जो है इमरान खान जो है, क्योंकि नौकरशाही से उस तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो डिपेंड कर रहे हैं उस नौकरशाही के ऊपर जो उनके साथ खेल खेल रही है। और इसी वजह से एक के बाद दूसरी तरफ, और इसी वजह से कोई नई चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं, इसलिए कि किसी को नहीं पता कि आप आईजी सिंध का जो झगड़ा था एडी ख्वाजा का, वो यही तो झगड़ा था। उसके बाद कलीम इमाम साहब का मसला आया तो यही तो मसला आया उस पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं किया जा रहा, और इसी वजह से चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं। और ख़ुद इमरान खान को ही कोट करते हुए कहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं तो वो तरक्की का रास्ता रोक देती हैं, और इन 2 सालों में तरक्की का रास्ता रुक गया है। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि गिला शिकवा यही किया जा रहा है कि इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है कि जो ऊपर बैठा होता है अफसर, वो समझ ही नहीं पाता कि उसके महकमे या इदारे में चीज़ें क्या चल रही हैं। जब तक वो ग्रास्प करता है उसको तब्दील कर दिया जाता है। जी अलीना, देखिए, मोशन को प्रोग्रेस के साथ कंफ्यूज करना तो गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इस्लामाबाद में एक और चीज़ जो आपको नज़र आती है वो ये है कि लोगों की एबिलिटी टू स्पीक देयर माइंड्स, एडल्ट स्पीकिंग देयर माइंड्स, इसकी ना एबिलिटी होती है और ना ही लोगों की सुनने की एबिलिटी होती है जब आप पावर में होते हैं कि कोई आपको सीधी सीधी बात बताते हैं। अब अगर आप एक ऐसा काम लोगों से करवाना चाह रहे हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर शायद उस जो आपकी आस्क है उसमें कोई प्रॉब्लम हो।
अब अगर आप FBR का चेयरमैन को चेंज कर देते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं हुआ कि आपने बजट के बाद पूरे साल के लिए एक नया बंदा ढूंढ लिया। अगर ये भी होता तो बात समझ आती। आप एक नए चेयरमैन को लेके आते हैं एक ऐसे टाइम में जो बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, खाली शायद एक वजह से काजी फायज ईसा का एक इशू जाएगा वहां पे, उसके अलावा तो कोई क्रिटिकल चीज नहीं है। क्योंकि अभी आपने अगर अगले साल का टारगेट सेट करना है तो कम से कम आप एक ऐसे बंदे को ले आते जिससे आपने साल के लिए लगाया होता। लेकिन आप एक FBR के चेयरमैन को लाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के शुरू में और उसे एड हॉक अपॉइंटमेंट देते हैं टेम्पररी 3 महीने की, तो इससे क्या मतलब कोई ले कि ये किस लिए आपने लगाया है। तो इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी चेंजेस इस वजह से हो जाती हैं कि कोई जो सेक्रेटरी है वो आगे से कोई कह देता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता या सच बोल देता है, तो फिर वो जो पावर वील्डर्स हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के बाकी इश्यूज तो सब दोस्तों ने आइडेंटिफाई किए। एक इशू ये भी है कि इसमें जो लोकस ऑफ पावर है वो भी काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ नहीं आती कि ये जो डोरें हिलती हैं ये हिलती कहाँ से, किस वक्त कोई बात नागवार गुजर जाए। तो इतने सेंटर्स ऑफ पावर बन जाते हैं आपके कि फिर किस किस को आप खुश करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है। और जाहिर है जिस तरह सबने कहा, आपकी कोई रिफॉर्म की कमेटी हो, आपकी जजमेंट्स हो, आपके रिफॉर्म बिल्स हो, पुलिस अमेंडमेंट, जब पुलिस के अंदर अमेंडमेंट्स हुई, कानून के अंदर ये लिखा गया कि आप लोगों को तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अनीदा तुराब केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि आप रीजनिंग देंगे, अगर आप किसी को 3 साल का टेन्योर है उससे पहले चेंज करेंगे तो बादशाह नहीं आप बैठे हुए कि जिस वक्त मर्जी आप किसी को उठा के बाहर करें, आप रीजनिंग देंगे ताकि आपकी जो है ये ना लगे कि आप अपना डिस्क्रेशन अब्यूज कर रहे हैं। लेकिन हम रोज देखते हैं ये चीजें होती हैं और कोई नोटिस भी नहीं लेता। अनफॉर्चुनेटली तशवीश वाली बात वही है जो मैंने पहले की। आप एक शबर जैदी साहब गए, आप एक नई चेयरपर्सन को ले आए, आपने उन्हें रखा जब तक बजट नहीं हो गया। ठीक है, आप उनसे खुश नहीं थे अगर कि उन्होंने टारगेट्स नहीं मीट किए, तो अब तो आप एक परमानेंट चेयरमैन को ले आएंगे ना 1 साल के लिए कि जी अगले बजट तक कम से कम 1 साल के लिए तो आपने बंदा लगाया होता। FBR के चेयरमैन की 3 महीने की टेम्पररी अपॉइंटमेंट क्यों करने की जरूरत पड़े इस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पीरियड में जो तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने रिपोर्ट बना के हमें भेजनी। ठीक है जी। सो कयास आराइयां तो होंगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। एक अहम मामला हमने उठाना है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आज इसकी समाअत भी हुई और जो फैसला आएगा उसका तो हमें इंतज़ार है ही, लेकिन थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी आपको बताते चलें। ये जब ग्रांट मांगी गई वफाकी वज़ीर एक की जानिब से, तो वज़ीर आज़म ने उस ग्रांट की मंजूरी दी, ज़बानी कलामी ये कहा जा रहा है अभी तक, और उसके बाद कहा गया था कि ये मंदिर इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में तामीर होगा, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर स्टे ले लिया गया और इसके ऊपर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी चल रही है, जैसा कि हमने आपको बताया फैसला महफूज कर लिया है। अब हुकूमत ने यह मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल को नजरसानी के लिए भेज दिया है। तो अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूं है कि क्या मंदिर की तामीर पर मजहबी बुनियाद पर तनकीद करना दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। मुनीब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस वाक़े के ऊपर कि वैसे तो हम दीगर ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो क्या हम वहाँ पर देखने को तैयार नहीं है? वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। देखिए, बहसीत पाकिस्तानी मुझे ये जो सारा पिछले दिनों कंट्रोवर्सी थी, मुझे तो उस पर बड़ी तशवीश हुई। वो सब मेरे ख़्याल में हिस्ट्री को बेहतर जानते हैं और आई एम श्योर हर कोई इसे अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन भी करेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे इसलिए तशवीश हुई कि क्या हम पर ये कोई पाबंदी है कि हम किसी और मज़हब की जो इबादत गाहें हैं वो हमने नहीं बनने देनी इस मुल्क के अंदर, या उनको अगर कोई बना रहे हैं या किसी और मज़हब के लोग अपनी इबादत करना चाहते हैं तो क्या ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम वो इबादत गाहें ना बनने दें उस मुल्क के अंदर, या कम से कम उस मुल्क के अंदर जहाँ ये मज़हब है, जहाँ पर गुंजाइश है, जहाँ पर कोई ऐसा जबर नहीं है। कोई अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है या इस्लाम
की तरफ आना चाहता है तो हमें अपना एक्ट ऐसा करना चाहिए ना, अपनी गुफ्तार, अपना किरदार वो इतना अच्छा हो कि लोग अट्रैक्ट हो के मज़हब इस्लाम की तरफ आएँ, ना बल्कि हम अगर इस तरह करना शुरू कर दें कि क्योंकि हम ये कहें कि क्योंकि हम यहाँ मेजॉरिटी में हैं और मुल्क जो पाकिस्तान है वो मज़हब के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था, लिहाजा हमने किसी और मज़हब की यहाँ पर कोई इबादतगाह नहीं बनने देनी। मैं समझता हूँ कि मिनहसुल कौम हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए और शायद तलाश करने के लिए कुछ मजहबी हवाले जो कि उलमा के पास होंगे उनको भी देने चाहिए कि हमारे तो मज़हब के अंदर भी ऐसा कोई जबर नहीं है। अगर कोई आना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर कोई अपना मज़हब उसको अडॉप्ट करता है और उसकी वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो कोई जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। और अगर कोई इबादतगाह बन भी जाती है तो आप यकीन कीजिए ना हमारे मज़हब को कोई ख़तरा है और ना पाकिस्तान की सालमियत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा है, बल्कि इससे पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर कि हम एक टॉलरेंट मुल्क है, यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो भी इतनी अच्छे तरीके से रह रही हैं या प्रैक्टिस कर रही हैं अपने मज़हब को। हमें तो बहसियत मुसलमान पहले अपने आप को तो देखें ना, हम कितने अच्छे मुसलमान बन रहे हैं, हम किस तरह से लोगों के सामने क्या मेयार ला रहे हैं। अब फिर मुसलमानों की बात आएगी तो हसन निसार साहब की फिर बात मैं कोट कर दूं कि हमें अपना किरदार तो हम नहीं देखते ना, हर किस्म की 2 नंबरी हमने करनी होती है और झंडा गाड़ने के लिए हम सबको ये बताते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो मुनीब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ कि टाइम बड़ा कम है तो मैं चाहती हूँ सबका कमेंट हम शामिल कर लें। लेकिन अगर 2 नंबरी हमने करनी है, लोगों को धोखाधड़ी करनी है तो वो भी फिर करनी है। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आज जब समाअत हुई तो CDA ने अदालत को ये बताया कि मंदिर का बिल्डिंग प्लान ना होने की वजह से काम रुकवाया गया, जिस पर फिर पता चला कि जी शायद फंडिंग की भी कुछ ज़बानी कलामी बात हुई थी, रिटर्न नहीं था, फिर आगे मामला के इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भिजवाया। तो इसके ऊपर आपके पास कोई इंसाइट है क्या? देखिए प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो मेरी कोई इंसाइट नहीं है, लेकिन 2-3 बुनियादी सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ये मसला अच्छे मुसलमान बनने का नहीं है, ये सीधा सीधा आइन का मसला है। एक आर्टिकल 20 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कहता है कि हर सिटीजन के पास ये राइट होगा कि वो अपनी फ्रीडम के साथ अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके, प्रोपगेट कर सके। तो ये आइन ने एक इख्तियार दे रखा है हर सिटीजन को, और इसमें ये नहीं डिपेंडेंट कि वो मुसलमान है तो उसके पास राइट है और अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उसके पास वो राइट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये काउंसिल ऑफ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल है उसका काम या उसकी जूरिसडिक्शन भी आइन से निकलती है, और वो ये है कि आपने कवानीन के ऊपर एडवाइस करना है पार्लियामेंट को कि वो, और प्रोविंशियल असेंबली को भी कर सकते हैं कि आपने कौन से कवानीन हैं जिन्हें अमेंड करना है ताकि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को आप प्रमोट कर सकें। तो यहाँ तो आइन खुद एक फ्रीडम दे रहा है और एक राइट दे रहा है। ये वाला इशू तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का एक डिसीजन है। एक चीज अप्रूव कर रखी है, प्लॉट आपने अप्रूव कर रखा है, पैसे गालिबन अप्रूव कर रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम जो रिपोर्टिंग हुई उसके ऊपर कहा। तो ये सवाल कैसे, यानी बिगेटरी के अलावा सवाए इसके कि एक आपकी तंग नजरी हो कि कोई और सिटीजन इक्वल सिटीजन नहीं है और वो अपना मजहब नहीं प्रैक्टिस कर सकता, इसके अलावा तो कोई गुंजाइश नहीं है। सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अंग्रेजी का मुहावरा है किकिंग द कैन डाउन द रोड, ये वो वाली बात हो रही है कि आप आगे फेंक दें इस्लामिक काउंसिल के पास कि वो देखें इसके ऊपर। गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, फैसला करना चाहिए इसके ऊपर। मज़हर अब्बास साहब, कुछ दिनों से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में नहीं तामीर होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया ज़रा सख्त अल्फाज में। मुनस इलाही ने उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दिया, क्लैरिफिकेशन दी कि जी वो कहना चाह रहे थे परवेज़ इलाही साहब कि चूँकि सिंध में ज़्यादा तादाद है हिंदू बरादरी की तो वहाँ पर तामीर किया जाए, दारुल हुकूमत में शायद इतने नहीं हैं हिंदू हमारे भाई। तो ये जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आपको जायज़ लगती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगती। देखिए कायद-ए-आज़म का विजन ऑफ पाकिस्तान देख लें, उठा के देख लें, उनकी 11 अगस्त 1947 की तकरीर उठा के देख लें, फिर हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, हमारी मजहबी रवादारी। और जब करतारपुर बना, करतारपुर राहदारी से दुनिया में क्या पैगाम गया पाकिस्तान का, एक अच्छा इमेज गया पाकिस्तान का। और जब मंसूर आफाक साहब ने अभी 1-2 दिन पहले एक कॉलम लिखा था, उसकी आखिरी पैरा ही यही था कि अगर आपने ये इक़दाम किया तो एक तो आपका वो जो सारा एक पाकिस्तान का इमेज बना है वो डैमेज होगा, दूसरे फिर आप भारत में अगर इस तरह की वैसी इंतहा पसंदी वहाँ इंतहा पर है
तो वहाँ कल अगर मसाजिद लोग बनाना शुरू करेंगे और वहाँ हिंदू पसंदों ने जिस तरह के इक़दामात वो कर रहे हैं वो किए, तो फिर हमारा जो इमेज है वो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हमारा केस कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है एक तो आइन की बात की बाबर सत्तार साहब ने, फिर हमारा मज़हब जो है वो बहुत ही ओपन है इस मामले पे, बहुत ही मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत मज़हब कोई नहीं है। तो हम मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को उस लिहाज से भी देखना चाहिए, आइनी लिहाज से भी देखना चाहिए, इंसानी लिहाज से भी देखना चाहिए, और फिर ये करतारपुर का सामने रख के हम देखें कि हमारा इमेज किन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है रीमा, जब मास्टर प्लान में कहा जा रहा है कि पहले से मंदिर की तामीर शामिल है, उसका शामिल है, तो फिर हुकूमत की जानिब से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को ये मामला भेजना, क्या लीगल स्टैंडिंग है इसकी? मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आती, लीगली समझ नहीं आती। वैसे तो समझ आती है कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ बन रही है या अनपॉपुलर आपको लगता है, आपकी कंस्टिट्यूंसी में शायद हो, आपके एलाइज में हो, तो फिर आप आगे किसी और को दे देते हैं कि वो फैसला करे ताकि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। लेकिन मैं छोटी सी बात करूँगी कि अगर पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो अपना मजहब प्रोफेस नहीं कर सकते या वो इबादत नहीं कर सकते मंदिरों में, तो हमारा जो झंडा है हमें उसका सफ़ेद हिस्सा निकाल देना चाहिए और नया झंडा बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ सब्ज हो। क्योंकि ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि एक फंडामेंटल चीज़ जो है आपकी राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, हम वो भी हमारी कहाँ रह गए हैं। बहुत कम नॉन मुस्लिम्स है पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज़ जो ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम इतनी भी उनकी राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर ये जो ढोंग है, ये जो हम हिपोक्रेसी खत्म कर दें और झंडे में से सफ़ेद निकाल दें। ठीक है हसन निसार साहब, मुझे पता है आप इसके ऊपर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त कमेंट करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको लास्ट के लिए सेव किया। हम क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी लेंगे। पहली बात तो ये एक जुमला सुन लें अपने पिछले उसके हवाले से। रीमा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि गवर्नेंस अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा इनाम भी होता है। किसी इंसान का इंसानों पे हुक्मरान होना, ये अल्लाह पाक की तरफ से सबसे बड़ा एहसान भी है, सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। और ये वाहिद शय है दुनिया में जो बैक वक्त साइंस भी है और आर्ट भी है। इसलिए ये कोई लौंडो लपाटों का खेल नहीं है। अच्छा, अब आए या आपके सवाल की तरफ। तो सारा शगुफ्ता की नज़्म की 2 सतरें हैं, रुला देने वाली सतरें हैं वो। उसने मरहुमा ने लिखा था कि मैं मस्जिद को जाती हूं तो मंदिर रूठ जाता है, मैं मंदिर को जाती हूं तो गुरुद्वारा रूठ जाता है। करोड़ों अरबों साल से मखलूक अपने खालिक की तलाश को अपनी अपनी अक्ल, समझ और फहम के मुताबिक कर रही है। सो इबादत गाहें जो हैं वो यकसां, और हमारी बुनियादी तालीमात में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक ये कि उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा नहीं कहना, कैटेगोरिकली मना की। दूसरा, इबादत गाहों का एहतराम। हमारी तारीख, अर्ली हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है। और आखिरी बात यह है कि बाबाए कौम के पाकिस्तान में बकौल उस शख्स के खुद कि तुम अपनी मस्जिदों और मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो और गुरुद्वारों में। आई एम कोटिंग मोहम्मद अली जिन्ना स्पीच। उसके बाद तो इस तरह के इश्यूज अगर आते हैं तो वो जो बात अभी मुनीब कर रहे थे वो तो फिर ये मौजूआत ही डूब मरने के लिए काफी है। इश्यू ही नहीं होना चाहिए। याद रखें, हर इबादत, इंसान ने जब आग की पूजा की, जब नाक की पूजा की, तब भी वो अपने भोलपन में, मासूमियत में अपने खालिक को ही पूज रहा था। सो इसलिए जरा ऊपर उठ जाओ इससे। और इस मुल्क का अगर कोई इमेज चाहिए आपको। ठीक है जी, हसन साहब ने दरिया को कूजे में कितने खूब इसको कैप्चर किया है, तो इसके बाद तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। हम आपसे कल नए सवालात के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।